नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो भौतिक भूगोल जिनके पास में है उनके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपकी जो टिप्पणी आती है, टिप्पणी के जो क्वेश्चन आते हैं, शब्द दे देता है और उसकी टिप्पणी कराने के लिए बोलता है। मानचित्र तो आता ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर अपन बात करने वाले हैं और ये आप सामने देख रहे हो, इस प्रकार की मैं कटिंग काट कर लाया हूँ। कहाँ से? आपकी जो भौतिक भूगोल की जो ऑथेंटिक बुक है उसमें से मैं काट कर लाया हूँ और उसको समझाने वाला हूँ। और इसी के साथ में है ना, जो मैं चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, चित्रों के माध्यम से काफ़ी कुछ समझाने वाला हूँ आपको। पहले थ्योरेटिकल चीज़ें और उसके बाद में प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, इस प्रकार आपको चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। तो यार यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों में शेयर, मैं अपनी मेहनत का फल है ना जो आपसे मांग रहा हूँ, तो अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो हमारा चैनल लर्न जो और ग्रो होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डोलड्रम। बार बार क्वेश्चन आता रहता है, आया हुआ भी है और आगे भी आने के चांसेज हैं, ठीक है। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित विच्छिन्न न्यून दाब की मेखला को, जिसे सामान्यतः भूमध्य रेखीय गर्त कहते हैं, इसको शांत पेटी या डोलड्रम पेटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शांत पेटी भी आ सकता है, डोलड्रम पेटी भी आ सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हमने बात कर ली, इसको अब ध्यान में रखोगे और भूमध्य रेखा को ध्यान में रखोगे बस। बाकी की चीज़ें मैं उन्हें जो अभी आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये आप बार बार देखते हो, पृथ्वी है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है? एक भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट आप उत्तर में जाओगे तो 5 डिग्री अक्षांश ऊपर जाओगे, 5 डिग्री अक्षांश इधर आ रहे हो आप, दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में जा रहे हो। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम या शांत पेटी कहलाता है। अब शांत पेटी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? शांत पेटी का मतलब ये है कि यहाँ पर है ना जो निम्न वायु दाब पाया जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण इसको शांत पेटी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर ही हो रहा होगा, बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया इसको, ठीक है। डोलड्रम समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ। इसके बाद में देखो कोरियालिस बल, ये बार बार आता रहता है, कोरियालिस बल क्या है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाओं की दिशा को मोड़ने या विक्षेपित करने वाले बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज दिशा का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की जो अपन चलते हैं ना, इसको क्षैतिज दिशा बोलते हैं, ठीक है। या इस प्रकार मान लो, इस प्रकार चलते हैं तो ये क्षैतिज दिशा होगी। बाएं से दाएं चलना, दाएं से बाएं चलना, इस दिशा को क्या बोलते हैं? एक प्रकार से क्षैतिज दिशा बोलते हैं। तो ये जो कोरियोलिस बल है वो किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, सबको पता है, स्पीड से घूर्णन कर रही है। जिस पृथ्वी पर अपन बैठे हुए हैं वो घूम रही है, लेकिन अपन को पता नहीं चल रहा, ठीक है। इस बल के कारण ही, यानी इस पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इसके कारण ये कोरियालिस बल है ना जो उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि जब ये घूम रही है ना पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर जो हवाएं चल रही हैं उनकी दिशा को ये मोड़ देती है, ये जो बल है, ठीक है। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, ये अपने आप में कोई अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि यह पृथ्वी की घूर्णन गति, ध्यान में रखना, ये सब ध्यान में रखना। ये बल किससे उत्पन्न होता है? किस गति के कारण उत्पन्न होता है? घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी जो घूम रही है उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, सबको पता है, पृथ्वी, ठीक है, का एक तरह का प्रभाव, यह घूर्णन गति का एक तरह का प्रभाव है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो इसी कारण ये बल उत्पन्न हुआ है। इसी कारण से कोरियालिस बल या इसे विक्षेप बल को कोरियालिस प्रभाव भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? कोरियालिस प्रभाव। सर्वप्रथम किसने दिया था? जी कोरियालिस, एक इस इन्हीं के नाम पर रहने जो इस बल का नाम पड़ गया, इन्होंने खोजा था, ने वायु की दिशा में पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न विक्षेप की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि
इस बल के कारण है ना जो हवाएं चेंज हो रही हैं, हवाओं की दिशाएं चेंज हो रही है, इस विक्षेप बल को कोरियालिस बल या प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता है, कोरियालिस का प्रभाव ऐसे भी आ जाता है। देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी आपके सामने पृथ्वी दिख रही है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा सबको पता है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका प्रभाव जब देखोगे कि ये पृथ्वी है ना ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस दिशा में घूम रही है पृथ्वी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूम रही है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, कैसे प्रभाव काम करेगा इसका, यहाँ पर देखो, कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से बाएं ओर मुड़ जाती है। चलो देख लेते हैं, यानी बाएं ओर मुड़ रही है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई हवा ऐसे चल रही है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, बता दिए, दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो कोई हवा मान लीजिए ऐसे चल रही है, तो ये हवा अपनी ये दिशा है, इसकी वास्तविक दिशा ये है, ये किस ओर मुड़ेगी, बाएं ओर। तो अपने आप को यहाँ पर खड़ा कर लो, और बायां हाथ जो होगा, बायां हाथ जो होगा आपका वो इस साइड में होगा। ठीक है, ऐसे घूम, ऐसे है ना जो वो हवा है ना जो इस साइड घूम जाएगी, किस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जो है ना बाएं ओर घूम जाएगी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इससे विपरीत है, जैसे कोई हवा ऐसे चल रही है तो ये दाएं ओर घूम जाएगी। ठीक है, ये इस साइड में घूम जाएगी। ठीक है, तो इससे विपरीत दक्षिण गोलार्ध में यह स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी दक्षिण गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोरियोलिस बल घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, मोटी मोटी बात ध्यान में रखना। और इसी के कारण जो हवाएं हैं ना जो क्षैतिज दिशा से अपने मार्ग भटक जाती हैं। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में चलता हूँ, हिंसेलबर्ग। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन चक्र के अंत में मरुस्थलीय सतह पर अपरदन से ये बची है। ठीक है, बची छोटी छोटी पहाड़ियाँ तथा टीलों को हिंसेलबर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं चलती हैं और आसानी से है ना जो जैसे जैसलमेर में आप देखोगे तो रात दिन में आप देखोगे कि ये टीला यहाँ था, सुबह देखोगे तो वो टीला है ना जो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर कोई टीला भी था। क्यों, क्योंकि हवाएं तेज़ चलती हैं और उसके साथ में जो रेतीली भूमि होती है उसका अपरदन ज़्यादा होता है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर भी आप देखोगे कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। जैसलमेर में आप जाओगे तो वहाँ पर है ना जो रेत नहीं पाया जाता, वहाँ पर पहाड़ी भी पाई जाती है। तो ये जो पहाड़ी है ना, इस अपरदन के कारण है ना जो ये पहाड़ी है ना जो अपरदित तो होती है, लेकिन कुछ भाग उसका शेष रह जाता है। ठीक है, कुछ टीले रह जाते हैं, पूरा अपरदित नहीं हो पाता है। इसको मैं समझाऊंगा। इन्हें बोर्नहार्डट नामक विद्वान के नाम पर बोर्नहार्डट भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये। साधारणतया हिंसेलबर्ग ग्रेनाइट एवं नीच शैल के खुले गुम्द के समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हिंसेलबर्ग कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ। देखो ये कौन सा एरिया है, ये मरुस्थलीय एरिया है सारा का सारा। तो ये जो भाग दिख रहा है ये एक चट्टानी भाग है। तो इस भाग को है ना जो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ आप मान सकते हो, तो इस भाग में मृदा का अपरदन हुआ है, लेकिन ये बच गई ये चीज़ें। इसका भी अपरदन हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादा अपरदन नहीं हो पाया, क्योंकि ये चट्टानी कठोर भाग है और इसका अपरदन आसानी से नहीं होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उठा हुआ भाग, छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, हिंसेलबर्ग कहलाती है। ठीक है, आगे दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पहाड़ियाँ बच गई क्योंकि ये कठोर है, तो ऐसे ही अपरदन थोड़ी होगा इसका। हवा ऐसे थोड़ी कर सकती है, जैसे रेतीली भूमि होती है उसकी तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये भाग है ना जो कठोर भाग है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ उठी हुई रहती हैं उनको अपन है ना जो हिंसेलबर्ग बोलते हैं। आसानी समझ में आ गया होगा। नीफेल, देखो नीफेल में घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत का स्वेस ने इसकी खनिजीय रचना के आधार पर निफेल निकल या फेरियम, यानी ये जो परत है ना, चलो मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ड स्वेस ने है ना जो रासायनिक संगठन के आधार पर यानी खनिजों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में विभाजित किया है। ये नोट्स मेरे जो नोट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं, तो उसकी कटिंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तो आप जो आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसमें पढ़ोगे तो 3 परत इसने बताई हैं। ऊपर की जो परत है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग भी आ जाएगा, तो इस परत को क्रस्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सियाल है। ठीक है, ये आसानी से ध्यान रख सकते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे सियाल आ गया, शब्द दे दे, सीमा दे दे, नीफेल दे दे, ऐसा भी दे सकता है, या फिर क्रस्ट दे दे शब्द में, या मेंटल दे दे, या क्रोड दे दे। क्रोड तो आगे देखोगे आप, क्रोड भी आया हुआ है। ये देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया नीफेल। ठीक है, तो ये जो नीफेल है ना वो पृथ्वी की आंतरिक परत है। ठीक है, और इसी से 2 खनिज निकलेंगे। नी का मतलब क्या होता है? निकिल, और इसका मतलब क्या होता है? फेरस या फेरियम। ठीक है, तो ये 2 खनिजों से मिलकर बनी है। निकिल का मतलब यानी लोहा, ये आंतरिक भाग में लोहे से बनी हुई है। ठीक है, और ये सीमा में आप देखोगे तो सिलिका और मैग्नीशियम। सी का मतलब सिलिका और इसका मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये ऊपर की परत है। ठीक है, ये मध्य परत है। और ये इस प्रकार आप चीज़ों को याद कर सकते हो क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अब इसको आसानी से पढ़ लेते हैं, बड़े तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत हमने बात की। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको नीफेल बोलते हैं। इसकी खनिज रचना के आधार पर, यानी खनिजों के आधार पर हमने देखा कि आंतरिक जो परत थी वो लोहे की यानी निकिल की बनी हुई है। के आधार पर इसमें 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इस परत में, निकल और फेरियम। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर फेरस दे रखा है, तो फेरस भी वही बात है। ठीक है, इस परत में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है, मैंने बता दिया है कि लोहे की प्रमुख प्रधानता है। अब जहाँ पर लोहा होगा ना वहाँ पर चुंबक भी होगी। पृथ्वी के क्रोड में देखो, नीफेल को ही क्रोड कहते हैं, ध्यान में रखना, इसके अलग अलग नाम है, मैंने वहाँ पर बता दिए। क्रोड में चुंबकीय शक्ति है, इसकी व्यास 6880 किलोमीटर है। यानी इसकी जो गहराई आप देखोगे, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ना, वहाँ से जब पृथ्वी के नीचे जाओगे तो कितने किलोमीटर बाद में ये परत चालू होती है? 6880 किलोमीटर। ठीक है, तो नीफेल बढ़िया तरीके से हो गया होगा। और बाकी चीज़ें मैंने आपको करा दी, सियाल आ जाए, सीमा आ जाए तो आसानी से आप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नुनाटक, ये भी आता रहता है। ठीक है, नुनाटक क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। विस्तृत हिम क्षेत्रों या हिम नदियों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी टीलों को नुनाटक कहते हैं। कहने का मतलब है, हिम का मतलब क्या होता है? जो बर्फीले इलाके होते हैं ना, या आप कोई हिम नदी है यानी बर्फ़ की नदी है और वो बह रही है, तो उसके बीच में एक ऐसा चट्टानी भाग होता है वो भी बर्फ़ से ढका होता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? नुनाटक। ठीक है, इसको अपन है ना जो उसमें चित्र में देखेंगे, चारों तरफ से हिम से घिरे होने के कारण नुनाटक को हिमानी द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम क्या है? हिमानी द्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ से ढका होता है चट्टानी भाग। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ये भाग आप देख रहे हो, ये बर्फीला इलाका है। इस बर्फीले इलाके में है ना, जो चारों तरफ क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस बर्फ़ में है ना जो ये चट्टानी भाग, इसके अंदर जाओगे ऊपर ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन अंदर जाओगे तो ये चट्टानी भाग है और इस पर है ना जो ठंड के कारण बर्फ़ जम गई, तो ये सारा का सारा भाग क्या कहलाएगा? नुनाटक कहलाएगा, क्योंकि ये हिम क्षेत्र में स्थित है और इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, ये देख लो, ये बर्फीला इलाका है। यहाँ पर देखो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ, ये देखो पहाड़ियाँ ऊपर उठी हुई हैं, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? नुनाटक कहलाएंगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में व्युत्क्रम भ्रंश, आखिरकार में ये होता क्या है? जब क्षैतिज संचलन के कारण चट्टानों में दरार पड़ने के कारण दोनों खंड आमने सामने खिंच सकते हैं, तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई पहाड़ी है और बीच में से टूट गई तो 2 खंड बटेंगे, स्वाभाविक है। जब एक चीज़ टूटेगी तो उसके 2 खंड बन जाएंगे, तो उन दोनों खंडों के आपस में खिसकने को ही, उसके बीच में जो भ्रंश बनेगा उसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश, या दूसरा नाम है उत्क्रम भ्रंश या क्षैतिज भ्रंश। ठीक है, इसको चित्र में भी देखेंगे। चूँकि व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न के कारण होता है, इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? संपीड़नात्मक भ्रंश भी इसको बोलते हैं। अब देखो चित्र के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। देखो, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, पूरी की पूरी। इसमें क्या हुआ कि अचानक हलचल के कारण ये टूट गई, तो इसका एक भाग तो है ना जो नीचे खिसक गया और एक दूसरा भाग ये ऊपर खिसक गया, तो ये जो दरार है,
ये दरार क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम भ्रंश कहलाएगी। ये दरार जो पड़ेगी, क्योंकि चट्टान टूटेगी तो उसमें दरार भी बनेगी, तो ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है। आगे देखो, ये चट्टानी भाग है, इसमें ये टूटा तो ये जो भ्रंश है वो व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो सापेक्षित आर्द्रता, ठीक है। सापेक्षित आर्द्रता क्या होती है, किसी निश्चित आयतन या तापमान वाली वायु में स्थित वास्तविक जलवाष्प क्या कहलाती है, निरपेक्षित आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। दो प्रकार की आर्द्रता पढ़ोगे, निरपेक्षित आर्द्रता भी आ सकता है या सापेक्षित आर्द्रता भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें जलवाष्प उत्पन्न हो रहा है तो उसमें जितना जलवाष्प उत्पन्न होना चाहिए उतना उत्पन्न हो रहा है। जैसे कोई जल है तो उसमें जलवाष्प उठ रहा है, जितना उठना चाहिए उतना उठ रहा है, तो वो तो क्या है, निरपेक्षित आर्द्रता। लेकिन यदि उससे ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाए ना तो उसे सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। उस वायु के अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसे सामान्यतया प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस आर्द्रता को प्रतिशत में अपन व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेड का मतलब क्या होता है, लाल, यानी लाल तो हमेशा से खतरे का संकेत होता है। तो जैसे ऐसे पौधे, यानी मान लीजिए कोई पौधा है या कोई जंतु की कोई प्रजाति है और वो लुप्त होने वाली है, तो उसको है ना, उसके लिए कौन सी रेड बुक यानी रेड डाटा बुक है ना जो जारी की जाती है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा की जाती है, ठीक है। पौधों एवं जंतुओं की संकटापन एवं विलोपन के कगार पर खड़ी प्रजातियों की सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। यानी इस रेड डाटा बुक में ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनकी जो प्रजाति है ना ये मानो लुप्त होने वाली है, तो उसका नाम है ना जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट जारी करता है कि भाई इनको बचा लो, नहीं तो ये है ना जो ख़त्म हो जाएंगी। विश्व स्तर पर ये संस्था होती है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। तो फाइनल में जाओगे तो तब आपको पढ़ना को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सियाल। हमने वहाँ पर सियाल देखा था, पृथ्वी के जो मध्य भाग है उसको अपन सियाल बोलते हैं। ये सिलिका, सियाल, याल, हाँ, और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, सियाल व एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एडवर्ड स्वेस ने इसका विभाजन किया था, ने पृथ्वी की क्रस्ट ऊपरी परत का नामकरण सिलिका तथा एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण सियाल इसका नामकरण किया, ठीक है। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो, दो खनिज इसमें निकलेंगे, सी का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये परत मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी, ठीक है, सबको दिखाई थी परत आपको, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था सियाल क्या है, तो सियाल आप देख रहे हो, ये इस प्रकार से है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। कहाँ तक क्लियर कर लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं, भूकंपीय लहर क्या होती है। भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। इस नाम से पता लग रहा है, जो भूकंप से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जैसे कोई समुद्री भाग जो महासागर है उसमें यदि भूकंप आ गया ना तो उससे ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय लहरें। यानी भूकंप से उत्पन्न हुई जो भी लहरें होती हैं उसे भूकंपीय लहरें कहते हैं। इसके बाद में देखो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ सबको पता है कि भूकंप की लहरों को मापने का यंत्र है, ठीक है। भूकंपीय लहरों पर अंकन करने वाले यंत्र को सिस्मो या भूकंप लेखीय यंत्र कहते हैं। यानी भूकंप मापने की जो मशीन होती है उसको अपन भूकंप या सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो भूकंप विज्ञान क्या होता है। भूकंप विज्ञान है ना जो भूकंप का अध्ययन करता है कि कितना भूकंप आया है, किस कारण से भूकंप आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। सबको पता है भूकंपीय लहरों का अध्ययन कौन करता है, भूकंप विज्ञान करता है, ठीक है। उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है, ठीक है, सबको पता है। क्योंकि भूकंप से है ना जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी अपन को जानकारी मिलती है। आप पढ़ोगी, बहुत काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सौर कलंक क्या है, ये सूर्य जो है ना उसके जो धब्बे होते हैं उसको सौर कलंक कहते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर में अंधेरे एवं शीत भागों को सौर कलंक कहते हैं, जो बाहर से चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको।
इसके बाद में देखो सुनामी। सुनामी आखिरकार में किसे कहते हैं? सागरीय तलों में तीव्र परिमाण वाले भूकंपों से उत्पन्न सागरीय जल में गमन करने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। कहने का मतलब है कि सागरीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अचानक से कोई भूकंप आ जाता है तो उस भूकंप के कारण इतनी हलचल उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी। देखो चित्र में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ पर है ना जो अचानक से भूकंप आया और ये जो जल है ना इतनी ऊपर लहरों में उठ गया, तो इसको क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है। इसके बाद में टुंड्रा क्या है? फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर है ना जो शादी है तो डीजे बज रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, पढ़ना हो तो लगातार आप है ना जो ध्यान रखो। ठीक है। टुंड्रा क्या होता है, मैं थोड़ी तेज़ बोल दूंगा आपको। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के वृक्ष विहीन विस्तृत लगभग समतल विस्तृत मैदानी भाग को टुंड्रा या बंजर प्रदेश कहते हैं। कहने का मतलब है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक ऐसे क्षेत्र हैं जो बर्फीले इलाकों में आते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित होने के कारण यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। हमारे यहाँ तो है ना जो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वृक्ष नहीं है लेकिन बर्फ़ ही बर्फ़, सब कुछ बर्फ़ में दबा होता है। वहाँ पर रहने के लिए है ना जो एक प्रकार से घर भी बनाए जाते हैं, जिसे अपन है ना जो अलग नाम से उसको जाना जाता है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो टुंड्रा क्षेत्र क्या होगा? जो बर्फीला इलाका होगा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो बर्फीला इलाका होगा और वहाँ पर वृक्ष भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसे भागों को अपन जो टुंड्रा या बंजर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। यारडंग क्या है, इसको देख लेते हैं। यारडंग एक दिशा में समूह में पाए जाने वाले ऐसे शैल कटक होते हैं जिनका एक तरफ का निचला भाग अत्यधिक अपरदित होता है और शीर्ष आगे की ओर निकला होता है। इसका जो ऊपरी जो टॉप वाला भाग होता है वो आगे निकला होता है और जो निचला भाग होता है अत्यधिक अपरदित होता है। एक प्रकार से शैल होता है। फ्रेंड्स अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो, ये भाग है एक प्रकार से शैल है। ठीक है, इसका जो निचला भाग है वो बहुत ज़्यादा अपरदित है और जो ऊपरी भाग है, जो शीर्ष भाग है, वो आगे की ओर निकला हुआ नहीं है। वहाँ पर भी हमने यही पढ़ा था। तो आप कैसे लिखोगे? ऐसा शैल या ऐसा भाग जिसका निचला जो भाग है अपरदित है हो और जो शीर्ष भाग वो आगे की ओर निकला हुआ होता है, उसे यारडंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बस लास्ट है, ये देखो निचला भाग है जो अपरदित है और जो शीर्ष भाग है वो आगे की ओर निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।